तो आज हम बात करेंगे यूटेराइन फेजेस की। पहले हमने बात कर ली प्रीवियस वीडियो में ये ओवरियन फेजेस की, जो कि दो प्रकार की थी। एक थी फॉलिकुलर फेज एंड एक थी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे उसके अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर रहता है। तो हमने एक चीज़ उसमें मैंने छोड़ दी थी कि फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इफ़ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो हमने पढ़ लिया था। यदि हो गया तो उसका क्या फ्यूचर है वो मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको पहले कि इफ़ द फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, कि यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम चेंज इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम वेरम, ये इस कॉर्पस ल्यूटियम वेरम में चेंज हो जाएगा। इट रिमेन कांस्टेंट अप टू, एंड ये जो वेरम है ना, कॉर्पस ल्यूटियम वेरम, ये कांस्टेंट अप टू 10 to 12 वीक ऑफ अंटिल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अभी मैं समझाती हूँ इसको कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम वेरम है ये कांस्टेंट बना रहता है 10 to 12 वीक तक प्रेगनेंसी के। क्यों? क्योंकि 12 वीक पे प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। इतने दिन के लिए क्या क्या करता है ये जो कॉर्पस ल्यूटियम वेरम है ना, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। प्लेसेंटा की तरह ही ये मतलब काम करता है, इसलिए ये 10 to 12 वीक तक रहता है, फिर ये डिसअपेयर हो जाता है। तो अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, यूटेराइन फेजेस। यूटेराइन फेजेस 3 बताई थी मैंने, ब्लीडिंग फेज और प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज। तो आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग फेज की। ब्लीडिंग फेज के बारे में पहले आपको मैं थोड़ी ऊपर ऊपर से जानकारी दे देती हूँ कि ब्लीडिंग फेज में क्या होता है। ब्लीडिंग होती है, इसके तो नाम में ही इसका मतलब सारा फंक्शन बता रखा है कि ब्लीडिंग फेज में ब्लीडिंग होगी, जो कि मैंने आपको स्टार्ट के वीडियो में बताया था कि 1 to 5 डेज़ की नॉर्मली होती है, ये अप टू 7 डेज़ तक जा सकती है। ठीक है, और ये इसकी ड्यूरेशन 2 to 7, ये मतलब 2 मिनिमम 2 तक 2 दिन तक तो होनी चाहिए और मैक्सिमम 7 डेज़ तक जा सकती है। और इससे ऊपर नीचे हुई तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, अबनॉर्मलिटी में काउंट कर लेते हैं। ब्लीडिंग फेज को क्या बोलते हैं, नॉर्मल मैंने बोला ब्लीडिंग फेज कैटामेनिया है, नॉर्मल ब्लीडिंग को ही कैटामेनिया बोलते हैं। ये हो गया। इन दिस ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। इन द ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम विल बी डिसअपेयर एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विल बी डिक्रीज। ये ल्यूटियल फेज के आगे से ही ब्लीडिंग फेज बता रही हूँ मैं, समझना कि द ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम विल बी डिसअपेयर। अब क्या होगा ल्यूटियल फेज में, मैंने बोला ये डिसअपेयर हो जाएगा इफ़ फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये चला जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और ये डिसअपेयर होगा तो क्या इसके हार्मोन बचेंगे जो इसने सिक्रेट किए थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो भी चले जाएंगे, तो वो ये दोनों भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन नीडेड फॉर द मेंस्ट्रुएशन इज प्रोजेस्टेरोन। हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन आता है तो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है मेंस्ट्रुएशन के की मेंस्ट्रुएशन कराने के लिए, तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक्ट वेजोडाइलेशन। ये थोड़ा एक समझने की बात है। एस्ट्रोजन है ना, हमेशा क्या करवाता है, वेजोडाइलेशन करवाता है। इस बात को याद रख, मतलब वेसल्स को डायलेट करके रखता है ये। एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन करता है जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको बनाए रखने का काम करता है। वेजोडाइलेशन, अब ये दोनों नहीं होंगे, एक बात बताओ, ये तो डिक्रीज हो गए क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है नहीं, तो ये डिक्रीज हो गए। डिक्रीज हो गए तो ये इसका काम तो वेजोडाइलेशन का था, लेकिन ये अब नहीं कर पाएगा क्योंकि है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो खुद सोच के देखो, जहाँ को वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वहाँ पे फिर कोई चीज़ कैसे ही सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेसल्स एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लीडिंग होगी ना,
इसलिए उसकी मतलब एंडोमेट्रियम पे प्रेशर बनेगा, वो पढ़ाऊँगी भी। और प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रखता है, तो ये नहीं रहेगा तो वो मेंटेन रहेगी तो शेडिंग ऑफ हो जाएगी, इसलिए ब्लीडिंग आ ही जाएगी। अब देखो, बट नाउ बोथ हार्मोन इज डिक्रीज, ये करवाते ये है लेकिन अब ये डिक्रीज हो गए, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन टेक प्लेस ड्यू टू डिक्रीज हार्मोन रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम। अब क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो जो सेल्स है वहाँ की वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस, ये सारी स्टेप चलती जाएगी। तो वो एंडोमेट्रियम सेल्स है वो क्या हो गई, डेड हो गई, ये सारी सेड ऑफ हो जाएगी। तो रिड्यूस ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम, हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस, ये मैंने बताया वही बात है, ठीक है। अब आगे देखो, एंडोमेट्रियम सेल्स बिकम डेड, ये हो गया शेडिंग ऑफ डेड एंडोमेट्रियम सेल्स, ब्लड सेल वेसल्स बिकम ओपन, ये ओपन हो जाएगी, यूटेनाइन ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये थी हमारी ब्लीडिंग फेज़ के बारे में कि ब्लीडिंग कैसे होते हैं, कि कॉर्पस, मैं एक बार वैसे बता देती हूँ कि ल्यूटियल फेज़ वाला कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिसअपेयर हो गया तो उसके हार्मोन डिक्रीज़ हो जाएंगे, हार्मोन डिक्रीज़ हो गए तो उनका जो वर्क था वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वे जो डायलेशन नहीं हो पाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी पूरे ऑर्गन या यूट्रस को, मान लो यहाँ पे यूट्रस को, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पहले हाइपोक्सिया होगा, नहीं ब्लड सप्लाई नहीं जा पाई तो इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया के कारण हाइपोक्सिया के कारण फिर क्या होगा वहाँ पे, नेक्रोसिस के कारण वहाँ की जो सेल्स थी वो डेड हो जाएगी और शेडिंग ऑफ हो जाएगा और उसको ब्लीडिंग फेज बोल दिया अपन ने, ठीक है। अब देखिए, इफ़ यूटेराइन ब्लीडिंग को कलेक्ट इनसाइड द यूट्रस, कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो इनसाइड रह जाए, यूट्रस से आउटसाइड आ रही है, ऐसे तो अपन ने बोला था जब डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है, मतलब दिखती है। यदि ये ना दिखे, ये अंदर ही ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन यूट्रस के अंदर ही हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिमेटोमेट्रा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट वाले जो नोट आते हैं वो क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर बट इज़ नॉट विजिबल ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक। मैंने बोला यदि वेजाइनल अट्रेसिया है या फिर उसको डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग वो अंदर आउटफ्लो ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्रिप्टोमेनोरिया या तो उसको ही बोलते हैं हिमेटोकोल्पस। कोल्पस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेजाइना का एक दूसरा नाम कोल्पस है, ठीक है। या फिर वो दिख नहीं रही है तो हिडन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। आगे पढ़ते हैं। ही कैस कि एट द एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज, कि ब्लीडिंग फेज के एंड फेज पर थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज अबाउट, क्यों, क्योंकि वो शेडिंग ऑफ हो गई है तो एंड लास्ट में 1 mm की बचेगी ओनली जो एंडोमेट्रियम होगी वो। फिर क्या है, नॉर्मल थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज अबाउट 5 to 6 mm, ये नॉर्मल है। और जब ब्लीडिंग हो जाएगी वो सेड ऑफ हो जाएगी तो 1 mm बचेगी ओनली। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन 2 to 4 mm, इसको छोड़ दो आप। फिर आ रहा है प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज क्या होती है, कैसे होती है, ये अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।